Hello, good morning, Vidya. This is JBN Dr. Brajraj Singh Chauhan, Associate Professor, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Department of FEM. Course name, program name, Understanding the Self. Course name is Understanding the Self. Program B.Ed 4th Sem. Topic of today is self concept according to the hierarchy. सबसे पहले वी शुड नो अबाउट कंसेप्ट। सबसे पहले हम जानेंगे कंसेप्ट क्या होता है। जब किसी चीज़ के बारे में हमारी धारणा बनती है उसी को कंसेप्ट कहते हैं। जैसे कुत्ते के प्रति हमारी धारणा है कि वह वफादार है, तो जो कंसेप्ट है कुत्ते को लेके हमारा क्या है कि वो वफादार है। इसी तरीके सेल्फ कंसेप्ट यानी हमारी अपने प्रति जो खुद की धारणा है उसी को हम सेल्फ कंसेप्ट कहते हैं। बालक के सेल्फ से तात्पर्य पूर्व अनुभवों या सीखने के परिणाम स्वरूप उसके अपने स्वयं के प्रति बन गई धारणा, छवि या मानस चित्र से है, जिसके द्वारा वह अपने को दूसरे बालकों व्यक्तियों से अलग करके देखता है। कंपोनेंट्स क्या हैं सेल्फ कंसेप्ट के? 3 होते हैं जिससे मिलकर सेल्फ बनता है। परसेप्चुअल कंसेप्ट या फिर फिजिकल सेल्फ कंसेप्ट, इसके अंदर उसके शरीर की बनावट आती है, वह दूसरों पर क्या छाप छोड़ता है, वह शारीरिक रूप से कितना आकर्षित है। एटीट्यूडिनल सेल्फ कंसेप्ट स्वयं के प्रति फीलिंग, इसमें आती है आत्मसम्मान, गर्व आदि से संबंधित होती है। कंसेप्चुअल सेल्फ कंटेंट कंपोनेंट, इसमें उसकी जो विशेषताएं, योग्यताएं या फिर अयोग्यताएं आती हैं, जिसके कारण वह दूसरों से भिन्न है या फिर दूसरों से अलग है। ईमानदारी, साहस, आत्मविश्वास, तो ये 3 होते हैं सेल्फ कंसेप्ट के काइंड। परसेप्चुअल, एटीट्यूडनल और फिर कंसेप्चुअल, इनसे मिलकर सेल्फ बनता है, इसके कंपोनेंट है। अब काइंड्स कितने तरह का होता है सेल्फ कंसेप्ट? एक होता है सब्जेक्टिव सेल्फ कंसेप्ट, ये अस्थिर होता है, यानी व्हाट आई थिंक ऑफ माई सेल्फ कथन पर आता है, यानी हम अपने बारे में क्या सोचते हैं इस पर जो आधारित होता है, इसको कहते हैं सब्जेक्टिव सेल्फ कंसेप्ट। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव सेल्फ कंसेप्ट, पर ये अस्थिर होता है, ये बदलता रहता है। व्हाट अदर्स थिंग्स ऑफ मी कथन, यानी दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं इस कथन पर आधारित होता है। ये होता है ऑब्जेक्टिव सेल्फ कंसेप्ट। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कंसेप्ट इन चाइल्ड, यह जन्मजात नहीं होता है, यानी जो सेल्फ कंसेप्ट होता है ये डेवलपमेंट इसका बाद में होता है, ये बाय बर्थ नहीं होता है। यह बालक में जब शुरू होता है जब बालक अपनी माँ की आवाज़ और उसकी दूसरों की आवाज़ में फ़र्क करना सीख जाता है, या फिर अपनी शक्ल तथा दूसरों की शक्ल में फ़र्क करना सीख जाता है। बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है, इसलिए वह पहले कंसेप्ट अपने बारे में बनाता है, बाद में अदर्स का कंसेप्ट विकसित करता है। बच्चों के सेल्फ कंसेप्ट 2 तरह के या फिर 2 तत्वों से मिलकर बने होते हैं। एक होता है, पहला होता है फिजिकल, दूसरा होता है साइकोलॉजिकल। शरीर की बनावट, उसका रंग रूप, और दूसरा होता है उसकी भावनाएं, उसकी संवेग, इससे मिलकर एक बालक का सेल्फ बना होता है। सेल्फ कंसेप्ट 2 तरह के होते हैं, एक प्राइमरी सेल्फ कंसेप्ट, एक होता है सेकेंडरी सेल्फ कंसेप्ट। शुरुआती स्टेज में जो बालक में सेल्फ कंसेप्ट बनता है वह माता पिता के शिक्षण तथा परिवार के सदस्यों के शिक्षण के आधार पर बनता है, यानी जो भी उसके माँ बाप ने उसको सिखाया, उसके परिवार के सदस्यों ने उसको सिखाया, उसके आधार पर जो कंसेप्ट बनता है उसको प्राइमरी सेल्फ कंसेप्ट कहते हैं।
उसके बाद दूसरा होता है सेकेंडरी सेल्फ कंसेप्ट। जब बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेलता है, स्कूल जाता है, तो जो प्राइमरी सेल्फ कंसेप्ट होता है उसमें संशोधन होने लगता है। इस स्टेज के आत्मसंप्रत्यय सेकेंडरी कहलाते हैं, यानी सेकेंडरी सेल्फ कंसेप्ट कहलाता है जब वो स्कूल जाता है या फिर दूसरों के टच में आता है। उसके बाद आता है सेल्फ एस्टीम। आत्मसम्मान को एक व्यक्तित्व विशेषता के रूप में देखा जाता है। आत्मसम्मान में स्वयं के प्रति विश्वास की विभिन्नताएं, भावनाएं, व्यवहार, मान्यताएं और स्वयं के लिए मूल्य की उपस्थिति मान सकते हैं। मैं सक्षम हूँ, मैं लायक हूँ, विजय, निराशा, गर्व और शर्म आदि। दूसरों द्वारा सम्मान पाना, स्वयं के आत्मसम्मान की आवश्यकता है, यानी ये सेल्फ एस्टीम यानी अपनी इज्जत, अपने आप को एक अच्छे नज़रिए से देखना, ये सेल्फ एस्टीम की धारणा होती है। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एस्टीम एट डेवलपमेंट स्टेज। 5 से 8 वर्ष की आयु तक आत्मसम्मान तेजी से परिभाषित हो जाता है, यानी मिडिल चाइल्डहुड में बच्चे के अंदर आत्मसम्मान आने लगता है। इसी स्टेज में बालक के आत्मसम्मान की विशेषता का प्रारंभ हो जाता है। इस स्टेज से ही टीचर, पेरेंट्स को बालक की बातों को, उसके विचारों को मान्यता देनी चाहिए ताकि उसके अंदर एक पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम बन सके। उसके बाद आता है सेल्फ इवैल्यूएशन, स्वयं मूल्यांकन। इसके 3 स्तर होते हैं। रियल सेल्फ यानी एक तो बच्चा जो जैसा है वैसा ही उसको बताना, वो होता है रियल सेल्फ। आइडियल सेल्फ, जैसा वो बनना चाहता है ऐसा बताता है अगर, तो वो कहलाता है आइडियल सेल्फ। और ड्रेडेड सेल्फ, जो वो नहीं चाहता, जिससे उसको भय लगता है, उसको कहते हैं ड्रेडेड सेल्फ। इसके बाद हम बात करेंगे डिफेंस मैकेनिज्म, रक्षात्मक यांत्रिकता। अंतद्वंद और कुंठा से बचने के लिए इन रक्षात्मक यांत्रिकताओं का प्रयोग किया जाता है, यानी जो हमारे अंदर नीरसता आ जाती है, मनमुटाव आ जाता है, उससे बचने के लिए हम डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। ये अप्रत्यक्ष ढंग से किसी तनाव को दूर करने का कार्य करती है। इसका प्रयोग वह अपने दैनिक जीवन में करता है, जिससे तनाव कम हो जाता है। इसकी हेल्प से परेशानी, स्ट्रेस वाली परिस्थिति से सामना करता है, यानी इनडायरेक्ट रूप से जो है मदद करता है सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म हमें परेशानियों से बचाने में, तनाव मुक्त करने में। तो ये होता है डिफेंस मैकेनिज्म। रक्षात्मक मनोरचनाओं को 2 भागों में विभाजित किया है। डिफेंस मैकेनिज्म कितने तरह का? 2 तरह का होता है, प्राइमरी और मेजर डिफेंस मैकेनिज्म। इसमें परिस्थितियों का स्वयं समाधान करते हैं, जो कि वैज्ञानिक पूर्ण होती है। यानी प्राइमरी लेवल पर तो हम क्या करते हैं, परिस्थितियों का खुद सामना करते हैं, समस्याओं का खुद समाधान करते हैं। और जो दूसरा होता है सेकेंडरी और माइनर डिफेंस मैकेनिज्म, ये रक्षात्मक मनोरचनाएं हैं। इसका प्रयोग प्रधान रक्षात्मक मनोरचनाओं द्वारा एक यंत्र के रूप में होता है। यानी हम Hope you are satisfied with this session. मशीन के तौर If पर you करते have हैं any query, अपनी please परेशानी। mention in comment box. I will resolve it. Thank you very